तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो मुख्यतः अगर हम बात करें तो वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इसके अलावा यानी कि पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके अलावा जो धर्म ग्रंथ हैं वो हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और विदेशियों का जो विवरण है, इन सब से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं या आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो जो हमारे भारतीय इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने भारत की प्राचीन रहस्यमय इतिहास को उजागर करने में बड़ा ही अहम योगदान दिया है। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसने तो योगदान दिया ही है, तो जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उनका सावधानी पूर्वक उत्खनन करना, फिर उसका गहन विश्लेषण करना और उसका इतना अच्छे व्यवहारिक तरीके से व्याख्या करना, इन सब में निपुण पुरातत्वविदों ने विशाल भारतीय उपमहाद्वीप की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको रोशन करते हुए इतिहास में जान डाल दी है ना। तो अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें कि किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो इनमें उत्खनन स्थल, जहाँ से ऐसे भौतिक स्थान जहाँ पर व्यवस्थित खुदाई और अन्वेषण के माध्यम से पुरातात्विक अवशेष निकाले जाते हैं उसे, इसके अलावा जो शिलालेख और पुरालेख मिले हैं उनसे, साथ ही साथ जो सिक्के और मुद्रा मिले हैं उनसे, इसके अलावा जो कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जो मूर्तियाँ और स्मारक मिली हैं उनसे भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो गुफा चित्र और राख कला हैं, यानी कि जो चट्टान की जो कला है, जो चट्टान से मूर्ति वगैरह बनाए गए हैं, वो भी जो मिले हैं उनसे भी हमारे समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि आपसे पहले ही कहा कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। पहला तो धर्म ग्रंथ हो गया, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर जो विदेशी हमारे देश में आए उन्होंने जो लिखित वृत्तांत छोड़ा, उन्होंने जो रचना की, तो विदेशियों का विवरण और जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है। तो अब अगर हम भारत का थोड़ा सा भूगोल देख लें तो ऐसा है कि उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी कि भारत की संतान कहा गया है। तो ये जो भरत है, भरत हमारे देश में एक प्राचीन कबीले का नाम था, और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू यानी जामुन या वृक्षों का द्वीप कहते थे। और जामुन का ये जो पेड़ होता है, जामुन जिसे आप खाते हैं, काले कलर का फल होता है ना, तो जामुन के लकड़ी से नाव बनाया जाता है, और जामुन की लकड़ी में जितना पानी लगता है ये सड़ता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जामुन की एक अद्वितीय विशेषता है। जबकि जामुन के पेड़ पे चढ़ेंगे आप तो देखने को तो बहुत मोटा लगता है उसका डगा, लेकिन वो फट से टूट जाता है। तो जामुन का ये बहुत बड़ा विशेषता है कि जो नाव वगैरह बनते हैं, जो तालाब में आप देखते होंगे, वो जामुन के वृक्ष से ही बनते हैं। तो प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, यानी कि जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण। फिर क्या है, जो प्राचीन ईरानी यानी कि फारसी सभ्यता है, सिंधु नदी के नाम से भारत को जोड़ते थे, जिसे यानी हमारे देश को सिंधु न कहकर हिंदू पुकारा करते थे। और फिर यहीं से यह नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी, सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा। और जो यूनानी लोग थे, सिंधु को इंदय कहते थे और अरब लोग इसे हिंद कहते थे। तो मध्यकाल में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। और ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ये शब्द जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है, और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने हमारे देश का नामकरण इंडिया किया। और जो हमारे देश में विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, यह देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में
इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की बहुलता है, और वहीं जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है ना। अब जैसा कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि कहा कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के से हम प्राचीन भारत के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो धर्म ग्रंथ की अगर हम बात कर लें तो भारत का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है उसे वो वेद है, जिसमें मतलब वेद को भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है। ये जो वेद हैं ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय यानी कि इंसानों द्वारा रचित नहीं ये मानता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहला जो ऋग्वेद है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। तो जो ऋचा हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है ना। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद का जो ऋचा पढ़ते हैं तो उन पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं ऋग्वेद के तीसरे मंडल जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है ना। और जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और चातुर्वर्ण समाज यानी कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो इसकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में मतलब अघन्य शब्द है, अधन्य शब्द, इसका संबंध गाय से है। हालांकि पहले ऐसा कुछ आप पहले के इलुस्ट्रेट में पढ़ेंगे तो उस समय उसका कुछ अलग व्याख्या था, लेकिन इसमें अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से दिया है, ठीक है। और जो वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का विवरण है वो प्राचीनतम उसका स्रोत जो है जानकारी का वो ऋग्वेद ही है। इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब यजुर्वेद की बात कर लें तो यजुर्वेद जो है ये स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद कहलाता है, और इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। साथ ही साथ यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। साथ ही साथ इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में ही है। इसके बाद हम सामवेद की बात कर लें तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान या गायन। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचा हैं या मंत्र हैं उनका संकलन है, और जो इसके पाठकर्ता होते हैं यानी कि जो सामवेद को जो पढ़ते हैं उसको उद्रात्र कहा जाता है, और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यजुर्वेद में और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि 1 लाइनर की बात चल रही है ना। तो अब अथर्ववेद की बात कर लें तो अथर्व यानी कि जिसे कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है ना। तो इस वेद में कुल
731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र जो हैं ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर माने जाते हैं। और अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य जो मनुष्य हैं उनके विचारों और अंधविश्वासों का विवरण इसी में मिलता है। अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है जिसे कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, साप या श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो इसका संबंध जो है वो अथर्ववेद से है। इसके अलावा जो राजा परीक्षित हैं उन्हें अथर्ववेद में कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा खासा चित्रण अथर्ववेद में मिलता है। और यजुर्वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में जाना गया है। और वेद की शाखाएं भी हैं जो कि वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ये ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, जबकि जो यजुर्वेद की शाखा है उसे दो शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद हैं इसके माध्यान्हीन और कान्व दो शाखाएं हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो शाखाएं हैं उसे काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। इसके अलावा कौथम, रायनायनी और जैमिनी या तवलकार ये सामवेद की शाखाएं हैं। और अथर्ववेद की शाखाएं का नाम सौनक और पेप्लाद हैं। अब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की अगर हम बात करें तो संहिता के बाद क्या हुआ कि जो इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान आता है। इनमें क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं असल में ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, कि मतलब उसका विवरणात्मक रूप से इसमें लिखा गया है। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं सामवेद के लिए पंचविश है और अथर्ववेद के लिए गोपथ है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो हर्यक वंश था बिंबिसार उसके पहले की घटनाओं का हमको जानकारी प्राप्त होता है। वहीं जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। वहीं शतपथ ब्राह्मण में, तो शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है उसमें गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है। और ये जो आरण्यक होते हैं, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की बात कर लें तो उपनिषदों की संख्या होती है, मतलब उपनिषद जो है, उपनिषद का मतलब होता है समीप में आकर बैठना, जानकारी प्राप्त करना। तो जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है, जिनमें से जो 13 हैं उनको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। और इन उपनिषदों में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। वहीं जो मैत्रेयनी संहिता है इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।
वहीं जाबाला उपनिषद में जो 4 आश्रम हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो स्मृति ग्रंथ हैं इनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। और ये जो मनुस्मृति है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब थोड़ी सी वेदांग और सूत्र की बात कर लें तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, यानी कि वेद के अंग। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, यानी कि चीज़ों को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए इसके लिए। इसके अलावा कल्प यानी कि कर्मकांडीय विधि, निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। तो जो वैदिक साहित्य हैं इनको ये हमेशा बने रहें या अक्षुण्ण रहें, इसके लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात कराते हैं। इसके अलावा अगर प्रमुख सूत्रकार की बात करें कौन कौन रहे तो इसमें गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और जो सूत्र हैं, सूत्र में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की अगर हम बात कर लें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो कहीं मिलता है तो वो पुराण ही है। इसके रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या जो है 18 है, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 जो हैं वो हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। और जो अधिकतर पुराण हैं ये सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। वहीं अगर हम बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य की बात करें तो देखेंगे जो बौद्ध साहित्य होते हैं जिन्हें कि हम तो बौद्ध साहित्य जिन्हें हम जातक कथाएं के नाम से जानते हैं या जातक, वहीं जो जैन साहित्य है उसे हम आगम के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो जिसे कि जातक कहते हैं, तो जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। और जैसा कि कहा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से हमें पता चलता है। वहीं जैन ग्रंथ जिसका नाम भगवती सूत्र है में महावीर के जीवन कृत्यों और उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और कौटिल्य की बात करें या चाणक्य की बात करें जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं, ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। हालांकि इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है लेकिन इसका मूल प्राप्त नहीं हुआ है। इसका जो भी विवरण मिलता है वो जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने इनका रेफरेंस दिया था। ठीक है, और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण 10वीं सदी 10वीं 11वीं सॉरी जिसने राज तरंगिणी लिखी है कल्हण ने। तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्होंने तरंगों की संज्ञा दी गई है और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसके अलावा जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो कि चचनामा में है उसमें दिया गया है। वहीं जो अष्टाध्यायी जिसे कि पाणिनि ने लिखा है जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसके लेखक पाणिनि हैं और इन्होंने इससे पहले मौर्य का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मौर्य काल से पहले का जो जानकारी है वो हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। और अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है, लिपि। ठीक है, और जो कात्यायन है उनकी गार्गी संहिता जो कि एक
ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पतंजलि जो हैं ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है उससे शुंगों के बारे में हमें, जो शुंग शासक हुए, शुंग राजवंश हुआ, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अब हम बात कर लें कि जो विदेशी यात्रियां हैं उनसे मिलने वाली जो हमें जानकारी क्या क्या मिली। तो सबसे पहले अगर हम यूनानी रोमन लेखों की अगर हम बात करें जो हमारे देश में आए, जिसमें एक टेसियस था जो कि ईरान का राज्य वैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण जो है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक कहानियों से मतलब परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। वहीं हेरोडोट्स की बात करें जिसे कि इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं इसे। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, तो इसलिए इसे उतना प्रमाणित नहीं माना जाता। लेकिन यह है कि भारत और ईरान का संबंध दर्शाता है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले ही भारत और ईरान के बीच संबंध था, तो ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। वहीं सिकंदर की अगर हम बात करें तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में शामिल था नियार्कस, अनेक्सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के जो विवरण हैं बहुत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। मेगास्थनीज की बात करें तो वो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। और डायमिकस की बात करें तो ये सीरियन नरेश जिसका नाम अंतियोकस था उसका राजदूत था जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो बिंदुसार, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिंबिसार या बिंदुसार। तो बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म के समय में था और बिंदुसार जो है ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल का शासक है। ठीक है, और इसके बाद जो अन्य यूनानी रोमन लेखक था वो है डायोनिसियस। तो ये मिस्र नरेश टालमी फिडेल्फस का राजदूत था जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी का जो राजदूत था जिसका नाम डायोनिसियस था वो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, तो ये टालमी लेखक जिसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी जिसने 1ली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है कि यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ वगैरह मिलते थे। इसके अलावा एक प्रसिद्ध पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है कि किसने लिखा और यह माना जाता है कि यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय की भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। चीनी लेखक की बात करें तो चीनी लेखकों के बारे में एक ट्रिक याद रखिएगा कि ABCD जैसा होता है ना कि A आता है पहले, फिर B आता है, फिर C आता है, D आता है, E आता है, F आता है। तो जो चीनी लोग आए थे ना ये उसी क्रम में आए थे। ठीक है, तो फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया और इत्सिंग हो गया, तो इस क्रम में आते हैं F H फिर I। ठीक है, तो फाहियान जो है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 319 के आसपास और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने बताया है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है सुखी और समृद्ध रही है उस समय और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। इसके बाद 518 ईस्वी में सयुंगन आता है जिसका बहुत ही कम उल्लेख मिला है, मतलब बहुत ही कम मतलब हम भी पढ़े हैं इसके बारे में, सयुंगन के बारे में, जो कि 3 वर्षों तक यह भारत में रहा और 518 में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इसने एकत्रित की। ह्वेनसांग की बात कर लें तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 ईस्वी में, मतलब चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष
की यात्रा के बाद सबसे पहले वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 साल रहा। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। तो जो इसने रचना लिखी है जिसे कि CU की नाम से जाना जाता है, और उस ग्रंथ में 138 देशों का विवरण मिलता है और इसने हर्ष काल के समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध क्षेत्र था वहाँ का राजा शूद्र था, और इसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, है ना। इसके बाद इत्सिंग की बात करें जो कि चीनी लेखक था, तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो मुख्यतः जो चीनी लेखक के बारे में पूछा जाता है, जो प्रसिद्ध हैं फाहियान और ह्वेनसांगी हैं। तो बीच में सुनियंग आ गया है, सयुंगन आ गया है, तो लेकिन ABCD क्रम में याद रखिएगा, सयुंगन ये फाहियान और ह्वेनसांग के बीच में आया है, ठीक है। अरबी लेखक की बात कर लें जिनसे हमारे देश के बारे में जानकारी मिलती है, उनमें शामिल है अलबरूनी, इब्न बतूता। तो अलबरूनी जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और यह ख्वारिज्म या खीव यानी कि वर्तमान समय का तुर्कमेनिस्तान वहाँ का रहने वाला था। इसकी कृति जो कि अरबी में लिखी गई है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, जो कि बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, जो कि धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया यानी कि रसायन शास्त्र, रीति रिवाजों तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, मापतौल और मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान जैसे विषयों के आधार पर लगभग 80 अध्यायों में यह विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर तरीके से प्रकाश डाला गया है। इसके बाद इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, इसने अरबी भाषा में अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसे रहला कहा जाता है। इसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां प्रदान की है। जो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचता है और उसके विद्वता यानी कि उसके मतलब वो इतना विद्वान था कि उससे प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त करता है। और अन्य लेखक की बात कर लें तो इनमें शामिल है तारानाथ जो कि तिब्बती लेखक थे, और इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मार्को पोलो जो कि इटली का था, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और इसका विवरण जो है पांड्य यानी कि चेर पांड्य चोल है ना, तो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं तो उनसे जो जानकारी मिलती है, अगर हम उसकी बात करें कि क्या क्या चीज़ मिले हैं पुरातत्व के संदर्भ में, तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जो हमारे भारतीय पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी की बात करें तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है हमारे देश के पुरातत्व को संभाल कर रखने में। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख जिसका नाम बोगाज कोई है जो कि एशिया माइनर में मिला, इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं बोगाज कोई में। इसके अलावा मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर जो गरुड़ स्तंभ लेख है उससे प्राप्त होता है। तो क्योंकि पुरातत्व में ही लिखा गया है तो उससे प्राप्त होता है ये। उसके अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो अकाल पड़ा उसकी जानकारी देने वाला जो अभिलेख है शाहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये जो अभिलेख है शाहगौरा अभिलेख, इसमें संकट काल के समय उपयोग के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है कि मतलब कुछ अनाज जो है बचा के रखा जाए आपातकाल की स्थिति के लिए, ठीक है। तो जो अकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो शाहगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा
जो हमारे देश में हूरों का आक्रमण हुआ था, इसका जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यानी कि भारत पर होने वाले हूर आक्रमण की जानकारी हमें किस लेख से प्राप्त होती है, तो ये भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है, उससे प्राप्त होती है, और ये मध्य प्रदेश के सागर में यह क्षेत्र स्थित है। मतलब यहाँ पे एरण अभिलेख मिला है। और जो सातवाहन राजाएं हैं, जो राजाएं हुए हैं, उनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो उनसे प्राप्त अभिलेख हुआ है उस पर ही आधारित सातवाहनों का इतिहास है। और जो रेशम बुनकर की श्रेणियां हुआ करती थी, उनकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम है, वहां से गर्तवास या गड्ढा घर, यानी कि लोग गड्ढे में घर बनाकर रहते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। और जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है, और इसी को साहित्य की भाषा में काशाणपर कहा जाता है, जो आहत सिक्के होते हैं उन्हें। और जो सिक्के पर लेख लिखने का काम, यानी कि सिक्के पर लेख मतलब चूंकि चीज़ धीरे धीरे ही विकसित हुई होगी, तो सिक्कों पर लेख लिखने का काम जो है, ये जो हमारे देश में यवन शासक थे उन्होंने ही किया। ठीक है। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और ये जो अरिकमेडु है, जो कि पुडुचेरी के निकट है, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि जो अभिलेख हैं, तो अभिलेख का जो अध्ययन है इसे हम एपिग्राफी कहते हैं। जो जो अभिलेख लिखे गए हैं प्राचीन जो मिले हैं, उनको उनका अध्ययन को हम जो पढ़ाई होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। वहीं थोड़ा सा मंदिर की अगर हम वास्तुकला की बात कर लें शार्ट में, तो देखिए जो उत्तर भारत के मंदिर हैं इनकी कला जो है नागर शैली, जबकि जो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। वहीं जो दक्षिणापथ हैं वहाँ के मंदिरों पर निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो ऐसे शैली को वेसर शैली कहा जाता है। ठीक है। और ये जो पंचायतन है, असल में ये शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, जहाँ एक मतलब एक मंदिर, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहा जाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, यानी कि एक मुख्य मंदिर हो, चारों तरफ एक एक मंदिर हो। अब इसके बेहतरीन उदाहरण हमारे देश में कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और लक्ष्मण मंदिर ये खजुराहो में यानी कि मध्य प्रदेश में ही है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश देवगढ़ में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो इन सब के थ्रू मैंने कि हमें जो विदेशी यात्रा के वृत्तांत मिले हैं, उससे धर्म ग्रंथ, फिर जो ऐतिहासिक ग्रंथ मिले हैं, और हम आपसे बता दें कि जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं, उससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी और समझ प्राप्त होती है। तो हमने इसमें कोशिश किया है कि वन लाइनर ही बताएं आपको, और ये आप तो स्लाइड देख देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सामान्यतः किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और आपको क्या याद रखना है। ठीक है। लुसेंट से कवर किया है इसे हमने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।